नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गई हूं। बता देती हूं आपको कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों है, क्योंकि देखिए आपको आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए HTET 2019 लेवल 3 यानी कि लेक्चरर यानी कि पीजीटी पोस्ट के लिए, जो कि 11th-12th के लिए जो टीटी का एग्जाम होता है, उसका जो पार्ट फर्स्ट के जो क्वेश्चंस है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। और दोस्तों देखिए, ये वीडियो जो है ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पीटीआई वाले दोस्तों के लिए या सिर्फ HTET वालों के लिए हेल्पफुल नहीं है। आपको मालूम है कि सभी स्टेट्स के टेट एग्जाम में चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में, और चाहे आप DSSB, KVS, NVS की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स में पेपर फर्स्ट में देखिए राजस्थान ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 एंड ग्रेड 2 सभी एग्जाम्स में पेपर फर्स्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम 1 to 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए मल्टीपर्पस वीडियोस यहाँ पे होने वाला है। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। और देखिए, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग दैट पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना, उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना। तो इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। जी हाँ दोस्तों, इसे अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण के रूप में जानते हैं। पॉजिटिव फैसिलिटेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग, यानी कि आप देख रहे हैं कि धनात्मक पॉजिटिवली ट्रांसफर हो रहा है सीखने का। एक परिस्थिति में सीखा गया जो स्किल है वो दूसरे स्किल को सीखने में हेल्प कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फैसिलिटेशन। और साथ ही साथ यहाँ पे बात की गई है कि योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करता है। तो ये जो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो टाइप है वो है सिक्वेंशियल, यानी कि अनुक्रमिक ट्रांसफर लर्निंग के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम यानी कि लर्निंग को प्रभावित करता है, तो अधिगम का यह कारक संबंधित है। इंग्लिश में देखिए, द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग, दिस फैक्टर ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू, यानी कि ये जो फैक्टर है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल से रिलेटेड, तो ये किस प्रकार के फैक्टर में शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। इसे सामाजिक पक्ष यानी कि सोशल एस्पेक्ट के रूप में जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, सामाजिक यानी कि सोशल एस्पेक्ट। और आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ रहा है कि विद्यालय का जो प्रजातांत्रिक संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो सीधे सीधे यहाँ पे सामाजिक फैक्टर की बात की जा रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों की समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है कि विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मक नियतता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर इंप्रूविंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि विद्यार्थियों के समस्या समाधान में कौन सा जो है हेल्पफुल नहीं है? तो फंक्शनल फिक्स्डनेस ऑफ स्टूडेंट ये सही आंसर नहीं है। तो देखिए कौन से फैक्टर होते हैं जो सुधार में हेल्पफुल होते हैं। तो नंबर 1, वास्तविक विश्व समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना, बालकों की समस्या समाधान में माता पिता को सम्मिलित करना, और विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना। ये सभी तरीके जो है वो समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं विद्यार्थियों से जुड़ी समस्याओं के लिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है कि केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का यह उदाहरण है। देखिए, रोहन जो है ही इज रीडिंग अ लेटेस्ट बाहुबली कॉमिक बुक, वो बाहुबली की एक लेटेस्ट कॉमिक बुक पढ़ रहा है, बिकॉज ही कैन नॉट वेट टू सी व्हाट हैपेंस टू बाहुबली एंड हिज फैमिली। वो देख नहीं पा रहा है कि क्या हुआ लास्ट में बाहुबली की फैमिली
को और उसके साथ। तो इसके लिए वो ये जो है ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो इसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, यानी कि उसके अंदर से ऐसी आवाज आ रही है, उत्सुकता हो रही है, वो जानना चाहता है कि क्या हुआ बाहुबली की फैमिली में। जैसे हम लोग कोई नाटक देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो हमें अंदर से उत्सुकता होती है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। हमें पता है दोस्तों कि ये सिर्फ एक सीरियल है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से आवाज आती है। ये इंटरनल मोटिवेशन होता है जो हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सांस्कृतिक पूर्वाग्रह यानी कि पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? Which of the following is a good assessment strategy to avoid cultural bias or biases? Okay, option number 1 is correct here. Assess students using a variety of methods, यानी कि विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। पश्च प्रचलन स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, कोहल वर्ग का जो सिद्धांत जो दिया गया था, तो एट विच लेवल मोरल डेवलपमेंट इज इंटरनलाइज्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, यानी कि जो नैतिक विकास होता है वो बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होता, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है, यानी कि इंटरनलाइज्ड हो जाता है। तो ये कौन से लेवल की बात की जा रही है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, नेक्स्ट, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहां तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करता है। तो इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित हो रहा है। देखिए किस तरह से विकास प्रभावित हो रहा है, तो देखिए बात की जा रही है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की, यानी कि फूड रिक्वायरमेंट की, कि जो बालक का न्यूट्रिशन है, फूड है, तो वो लंबाई को प्रभावित करता है और साथ ही साथ उसके यानी कि चिंतन को भी प्रभावित करेगा। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है जो कि डेवलपमेंट को यहाँ पे जो है प्रभावित करेगा? तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है कि वातावरण द्वारा विकास यहाँ पे जो है प्रभावित हो रहा है, क्योंकि देखिए अनुवांशिकी के द्वारा भी प्रभावित नहीं हो रहा है, यानी कि क्रोमोसोम्स से रिलेटेड नहीं है। दूसरा, अर्ली लेटर एक्सपीरियंस, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं की जा रही है। और कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि डेवलपमेंट जो है वो लगातार चलता रहता है, तो वो तो अपने आप चलता रहेगा, चाहे वो हेरिडिटी के कारण हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के कारण हो, या किसी भी कारण से। तो ये सब यहाँ पे संबंधित नहीं है। यहाँ पे जो फूड दिया गया है जो कि वातावरण द्वारा प्रभावित यहाँ पे ऑप्शन में लिया जाएगा, यानी कि फूड रिक्वायरमेंट जो है वो वातावरण के द्वारा प्रभावित होने में काउंट की जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है? ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, यानी कि विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक बच्चे में क्रांतिक यानी कि आलोचनात्मक चिंतन कौशल यानी कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अगर आप डेवलप करना चाहते हैं किसी बच्चे में, तो आप किस तरह से डेवलप करेंगे, किस तरीके से? तो आप क्या कहेंगे बच्चे को कि आपको अपने स्टेटमेंट, आपको अपना विचार प्रस्तुत करना है इस टॉपिक पे कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, इस कथन का समर्थन कीजिए आप या फिर खंडन कीजिए। तो बच्चा जो है वो दोनों ही तरीकों में, अलग अलग जो बच्चे होते हैं वो कोई कथन, कोई समर्थन में जाते हैं और कोई खंडन करते हैं, उसके अपोजिट जाते हैं। तो इस तरह से उनमें क्रांतिक यानी कि आलोचनात्मक चिंतन स्किल जो है वो डेवलप किया जा सकता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? और बात की जा रही है यहाँ पे एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो है कि किस तरह के एक्सपीरियंस का अनुभव किया जाता है एडोलसेंस पीरियड में, किशोर एवं किशोरियों के द्वारा एडोलसेंस पीरियड की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि तदाद में यानी कि पहचान संकट जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है। ओके, आइडेंटिटी क्राइसिस इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, ये लेक्चरर यानी कि लेवल 3 का क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं एचटेट का।
तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे पूरा देखिएगा। नेक्स्ट, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है। Most suitable strategy for a teacher when he or she is working with adolescent student, यानी कि जब एक टीचर किसी एडोलसेंस बच्चे के साथ, यानी कि जो किशोरावस्था वाले बच्चे हैं उस उम्र के बच्चों को जब पढ़ा रहा है या उनके साथ कोई भी काम कर रहा है या कोई टीम वर्क कर रहा है या प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है या उन्हें पढ़ा रहा है, तो जो है वो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, कौन सी स्ट्रैटेजी उसको अपनानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा कि एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करने के लिए वो कहेगा। ठीक है, तो प्रपोज अ प्रॉब्लम एंड इनवाइट स्टूडेंट्स टू फॉर्म हाइपोथेसिस। वो बच्चों से बोलता है, एक प्रॉब्लम दे देता है और बताता है कि अब आपको इसकी जो है हाइपोथेसिस इससे डेवलप करनी है या इसका सोल्यूशन आपको बताना है या इसके बारे में आपको बताना है अपने विचार यहाँ पे, ठीक है, या इसका सोल्यूशन आपको निकालना है। नेक्स्ट, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। 20/70 से लेके 20/200 तक की जो न्यून दृष्टि वाले जो बालक होते हैं उनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। ठीक है, चिल्ड्रन कंसीडर्ड एज लो विजन चिल्ड्रन कहे जाएंगे अगर उनकी जो विजुअल कैपेसिटी है वो 20/70 से लेके 20/200 के बीच में है। नेक्स्ट, अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर केंद्रित अनुदेशात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम इसे कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक लर्नर है यानी सीखने वाला है, और लर्नर बेस्ड अगर आप मेथोडोलॉजी अपनाना चाहते हैं, यानी कि जो सीख रहा है उसको केंद्रित करके अगर आप उसको इनकरेज करना चाहते हैं, यानी कि सीधे सीधे अगर हम बच्चों की बात करें कि हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उनको इनकरेज करने के लिए जो है कौन से जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्देशित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो लर्नर जो होते हैं वो इनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं और अध्यापक यानी टीचर के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जो भी टीचर हिंट दे रहा है या जो भी पूछना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग जब वो आंसर करते हैं तो इस तरह की जो समझ है तो वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? देखिए, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग इसे कहते हैं। गाइडेड का मतलब है कि टीचर के दिशा निर्देश में जो है लर्निंग की जा रही है बच्चे के द्वारा। नेक्स्ट, बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, तो ये किस चीज का संकेत है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है कि अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार के लक्षण कहलाते हैं ये सभी। चाइल्ड सिम्टम्स व्हेन ही और शी कैन नॉट स्टे फोकस्ड ऑन अ टास्क, जब कोई विद्यार्थी किसी एक टास्क पे फोकस नहीं कर पाता। एक्ट इमल्सिवली, यानी कि आवेगपूर्ण व्यवहार करता है। इग्नोरिंग सोशल रूल, सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता। लैशिंग आउट विथ हॉस्टिलिटी, यानी कि कुंठा के साथ व्यवहार करता है। एंड फ्रस्ट्रेटेड व्यवहार करता है, तो ये क्या है? इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए, what is to social cognitive theory is related like Vygotsky is related to social constructivity theory, यानी कि वाइगोत्स्की का जो सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से जिस तरह से संबंध है तो सामाजिक संज्ञान का संबंध किस तरह से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। बंडूरा, इसे क्या कहते हैं? इसे बंडूरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से इसे जोड़ा जा सकता है। वाइगोत्स्की का जो सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत है उसे बंडूरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, ब्रॉन फेनब्रेयर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं। तो देखिए, ब्रॉनफेनब्रेयर के इकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में हम आपको बताएंगे
जिसमें प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल आते हैं, रिलेटिव्स और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं और जो बाहरी लोग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्हें डिफरेंट क्राइटेरिया में डिवाइड किया जाता है। तो वो किसमें शामिल किए जाते हैं? देखिए, परिवार, साथी और विद्यालय को किसमें शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यार इन्हें माइक्रो सिस्टम में रखा जाता है, सूक्ष्म तंत्र में ये शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको जो बाकी के क्वेश्चन है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसे बाकी के 15 क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? राजस्थान ग्रेड 1, ग्रेड 3 का, ग्रेड 2 का एग्जाम अभी बाकी है, उसमें भी मनोविज्ञान के ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ सभी प्रकार के टेट एग्जाम यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी टेट, एच टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सभी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मनोविज्ञान की एक सीरीज आपको कैसी लगी वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।